आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आदरणीय हरीश द्विवेदी जी के धन्यवाद प्रस्ताव के और श्री कमलेश पासवान जी के समर्थन के उस प्रस्ताव पे बोलने का मुझे अवसर दिया। अभी मैं बहुत देर से महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे इस सम्मानित सदन के सभी विद्वान नेताओं को मैं सुन रहा था। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, उनकी योजनाओं का, उपलब्धियों का दस्तावेज होता है। और किसी भी सरकार के कार्यक्रमों का पैमाना क्या होता है कि हमने उस सरकार के कार्यक्रमों से देश की जनता को उन सोशल सिक्योरिटी में हो या देश की उनकी बुनियादी आवश्यकताएं हो, चाहे आवास हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे सौभाग्य में चाहे शौचालय हो, या उनकी जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का काम सरकार क्या करती है। इस महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति ने उल्लेख किया है कि आज हमारी सरकार जो भारत की एक अर्थव्यवस्था है वो इंडिया इज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बात केवल महामहिम राष्ट्रपति ने नहीं कहा, ये हमारी सरकार की नीतियां हैं। और जिस तरह से आप कोविड की वैश्विक चुनौती में याद करिए कि जब पहली बार, आज के 2 साल पहले कोविड का पहली बार 2019 में आया, तो उस समय हम दुनिया में उस वैश्विक चुनौती से बेखबर थे। और जब कोविड की लहर आई, उसके बाद जब पीपी किट की ज़रूरत पड़ी डॉक्टर्स को, कोरोना वायरस को, तो उस समय हम पीपी किट को भी चाइना से मंगाने का काम करते थे। और उस समय न हमारे पास वेंटिलेटर थे उतने, न इनके 95 मास्क था। और आप याद करिए कि जब ये महसूस हुआ पूरे देश के सामने कोविड की उस चुनौती में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि अब एक वक्त आ गया है कि जब भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा। और वो भारत बनेगा कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करेगा और दूसरे देश की भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम करेगा। और आपने देखा कि हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च ने, IMCR ने कहा कि जो चाइना का पीपी किट का जो असाइनमेंट आया था वो अप टू द मार्क नहीं था, उसको रिजेक्ट कर दिया। और आज परिस्थितियां कितनी बदली हैं। आज इस देश की परिस्थिति ये बदली कि उस कोविड की दूसरी लहर आई, आज तीसरी लहर आई। तीसरी लहर में जहां अमेरिका जैसा विकसित देश आज जिस तरह से उस ओमिक्रॉन में या कोविड में वहां पे मौत हो रही है, आज हमारे देश में हम ओमिक्रॉन या कोविड की तीसरी लहर में 1% भी लोग अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, जिसका कारण है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी सरकार के प्रयास से आज 2 वैक्सीन हुआ, जिसमें 93% लोगों ने उस वैक्सीन को लेने का काम किया, फर्स्ट डोज, और 70% दूसरी डोज लिया, जिसके कारण आज लोग सुरक्षित हैं। और केवल जहां हम पीपी किट दूसरे देश से मंगा रहे थे, उन परिस्थितियों में आज हमने 180 देशों को वैक्सीन देने का काम किया। केवल भारत की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने या हमारी सरकार ने अपने देश के लोगों को सुरक्षित करने का काम नहीं किया है, हमने विश्व के तमाम देशों के लोगों को उस कोविड से बचाने का काम किया। तो हमारी सरकार की ये नीतियाँ हैं उस आत्मनिर्भर भारत की तरफ। और आज अगर आप देखें कि इस सदन में ही जब हमारी इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया, आर्थिक सर्वेक्षण हो या बजट आया, तो आप सोचिए कि जो चाइना और अमेरिका की जीडीपी या विकास दर था, जहां की वो दुनिया में चाइना और अमेरिका नंबर 1 पे थे, और इस कोविड में जहां हमने देश के 130 करोड़ लोगों को, हमारी सरकार ने उनकी ज़िंदगी बचाने का काम किया, वहीं हमारी सरकार ने उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाने के लिए जिस तरह से आत्मनिर्भर का प्रयास किया, उसका नतीजा रहा कि आज ये हम केवल NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह रहा, ये IMF कह रहा है, उसका प्रोजेक्शन है, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 9.2% है ग्रोथ रेट GDP, और जहां चाइना का 8.1% है,
और अमेरिका का 5.3% है। तो आज तो इस सदन को, देश को इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करनी चाहिए कि इस कोरोना की वैश्विक चुनौती में भी आज दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था उभरी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था उभरी है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ हमने इसमें आज देश के लोगों के लिए इसलिए उभरी है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में 13.5% हमने खर्च किया है, जिससे हमारे हाईवेज हो, रेलवे के हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो, कनेक्टिविटी को हमने बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से सोशल सेक्टर में हमने 8.6% किया, जो कि 2014 में 6.2% था। तो इस तरीके से लगातार जब हमने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, हमारे साथी लोग नहीं हैं, मैं आज उनके नेता का भाषण सुन रहा था पूरी गंभीरता से। उन्होंने कहा 2 भारत है। आखिर भारत 2 भारत अगर है तो उस 2 भारत के गुनहगार कौन हैं? अगर 2014 में इस भारत, नरेंद्र मोदी जी को जो भारत मिला था, जिसको आप 2014 में उनके हाथों में दिया देश की जनता ने, तो उस 2014 में 1947 के देश आज़ाद होने के बाद भी 2014 में 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। तो अगर दिल्ली में बिजली चल रही थी और देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, तो वो 2 भारत था जब मोदी जी ने इसी सदन में संकल्प किया कि हम अगले 3 सालों में भारत के सभी गांवों में विद्युतीकरण करेंगे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, चाहे उत्तराखंड का माना हो। और उन्होंने 3 साल के पहले ही देश के 18,000 गाँव में विद्युतीकरण पहुँचाने का काम किया। आखिर ये कौन सा है? आप उस भारत को कहते हैं कि उस 18,452 गाँव के विद्युतीकरण के बाद आपने देखा कि पहले संकल्प हमने लिया कि देश के सभी गांवों में हम विद्युतीकरण करेंगे। उसके बाद उस समय जब 2014 में हमारी सरकार आई तो 4.5 करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं, आज आप कह रहे हैं कि 2 भारत है। आज उस 2 भारत की जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो 2 भारत था कि एक गांव में भारत में जिनके घरों में बिजली नहीं थी, जिनके घरों में शौचालय नहीं था, जिनके घरों में सर पे पक्की छत नहीं थी, जिनके पास आवास नहीं था, अगर आज उस भारत को भी देश की दूसरे भारत के साथ बराबरी में लाने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम किया। और आज आप देखेंगे कि 4.5 करोड़ घरों में बिजली ले जाने का काम हमने सौभाग्य योजना में तय किया। और हमने कहा कि चाहे कोई छोटा होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, हम सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन सबको मुफ्त देने का काम करेंगे। और पूरे देश में सभी राज्यों में आज कहा गया कि हम संघीय ढांचे में विश्वास नहीं करते हैं। आज अगर संघीय ढांचे की बात न होती तो 4.5 करोड़ घरों में बिजली देने का काम किया, चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कहीं बीजू जनता दल की सरकार हो, चाहे कहीं डीएमके की सरकार हो। और यही नहीं, आप जब कोविड की वैक्सीन बनी तो लोग उसे कह रहे थे कि मोदी जी की वैक्सीन है, और मोदी जी की वैक्सीन है। कई राज्यों ने उसको लेने से नहीं किया। किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद स्थापित किया, क्योंकि वो इस चुनौती को समझ रहे थे कि अगर ये कोविड की वैक्सीन, लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, विश्व का सबसे बड़ा अभियान 135 करोड़ पॉपुलेशन को अगर नहीं दिया गया, तो शायद दूसरी या तीसरी लहर में भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और जिस समय राज्य कह रहे थे कि हम खुद इस वैक्सीन का प्रबंध करेंगे, हम खुद मंगाएंगे, जब दुनिया के बाजारों में नहीं मिला, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं। आज मैं कह रहा हूं कि शायद संघीय ढांचा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आज दुनिया में सबसे बड़ा जो कोविड के वैक्सीन का या सबसे बड़ा जो वैक्सीन का अभियान चला है विश्व में, और जो आज देश के लगभग 150 करोड़ लोगों से दोनों मिला के डोज लग चुके हैं, मुफ्त वैक्सीन देने का काम आज भारत सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जिस समय 2014 में थे, आज 2 भारत की आप बात कर रहे हैं, आखिर उसमें लोगों के पास 2 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास आवास नहीं था। किस तरह से वो पन्नियां टाल करके, किस तरीके से खपरेल में, किस तरह से कच्चे घरों में रह रहे थे। उन घरों में ऐसे 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास घर बनाने का काम किया और 1 करोड़ 70 लाख और सैंक्शन हो चुका। 8 करोड़ लोग, जो महिलाओं की बार बार बात होती रही इस सदन में कि वो महिलाएं, वो बहनें जिनको शायद बरसात में अगर लकड़ियां गीली रहती थी
तो उसको चूल्हा जलाने में उन बहनों को कितना कष्ट होता था, आंखों से आंसू और अस्थमा, एक वक्त का खाना बनाने में कितना उनको धुआं इनहेल करना पड़ता था, जिसके कारण अस्थमा की मरीज हो रही थी। ऐसे 8 करोड़ महिलाओं को, इस देश के लोगों को मुफ्त कनेक्शन देने का काम किया गया। और जबकि 2014 तक पूरे देश की आबादी में 1.47 करोड़ ही गैस का कनेक्शन था। और आज जिस तरीके से जब एक भारत जब सरकार बनी थी, उस समय गेहूं इंपोर्ट किया जाता था, 20 लाख टन यूएसए से मंगाया जाता था। और आज 2014 के बाद आज ये परिस्थितियां आई हैं कि अगर कोविड की वैश्विक चुनौती आई, लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ा, लोगों के घरों में रहना पड़ा, तो देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के साथ मुफ्त खाद्यान्न देने का काम पिछले 19 महीने से लगातार आज मोदी जी की सरकार, हमारी सरकार कर रही है। और ये मार्च तक चलेगा। तो इस तरीके से, जिस तरीके से लोगों को हमने ज़िंदगी की हिफाजत के साथ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है, और लोगों के घरों में आज लोग, जो तमाम इस सदन में इस बार बात होती है कि हमारी बहनों को शाम तक सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था। 6.5 करोड़ टॉयलेट्स हमने बनाने का काम किया। और फिर 2014 से 21 तक 10 करोड़ टॉयलेट। आज़ादी के बाद से 2014 पूरे देश में केवल 6.5 करोड़ शौचालय थे, और 2014 से 21 तक हमने 10 करोड़ शौचालय बनाया। आज जिस तरीके से ये हम कर रहे हैं काम, तो स्वाभाविक है कि हम आज उस भारत को, जिस भारत की आप बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आज कभी इंपोर्ट करता था भारत, और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मनरेगा की बात आई, रोजगार की बात आई। आखिर मनरेगा में 10 सालों में, हमारे अभी बीएसपी के साथी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि मनरेगा में क्या हुआ, बजट कम हो रहा है। 10 साल में टोटल 1.96 लाख करोड़ मनरेगा में खर्च हुआ, और पिछले 7 सालों में हमने 4,70,000 4.7 लाख करोड़ खर्च किया है। तो इससे स्वाभाविक है कि हमने रोजगार बढ़ाया। जिस तरीके से इसी सदन ने 37,000 करोड़ का बजट हमने मनरेगा में दिया था, लेकिन जब कोविड आ गया, लॉकडाउन में हो गए, तो उस समय फिर प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ मनरेगा में और डालने का काम किया कि जिससे प्रवासी मजदूर जो आएंगे, वो उस प्रवासी मजदूरों को वहाँ पे काम मिलेगा, और उन लोगों को काम मिलने की बात थी। इसी तरीके से ये कहा गया कि आज भारत के प्रधानमंत्री एक तरह से आइसोलेशन में आ गए। हमारा मुल्क, हमारे देश के लोगों की स्थिति ये हो गई है कि हमारे साथ कोई है नहीं। और मैं आज कहना चाहता हूँ कि शायद ये पहले भारत के प्रधानमंत्री होंगे जिनको दुनिया के तमाम देशों ने, जिस तरह से अपने देश का भारत रत्न होगा, उस तरह से उस देश के सबसे बड़े बड़े जो रत्न होंगे, जो अवार्ड होंगे, वो अवार्ड देने का कार्य किया। चाहे सऊदी अरबिया हो, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद का देने का काम किया, स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्ला खान जो हमारे अफ़गानिस्तान का है, ग्रांड ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीनियन का अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ जयद अवार्ड मिला, सेंट एंड्रूज अवार्ड रूस का 2019 में मिला। कितने अवार्ड्स मिले हैं भारत के प्रधानमंत्री। और मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर ग्लासगो का सम्मेलन याद होगा, लोगों ने कहा कि साहब चाइना और पाकिस्तान एक हो गया। आज चाइना पाकिस्तान की एक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना को दुनिया से अलग थलग कर देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी सितंबर में क्वाड में सम्मेलन हुआ, और उस क्वाड के सम्मेलन में, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और चाइना के लोगों ने कहा कि साहब ये जो क्वाड है, ये क्वाड चाइना की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, रसिया हो, मिडिल ईस्ट हो, ब्राज़ील हो, आज दुनिया के सारे कंट्री भारत के साथ खड़े हैं। और ये अगर जगदम्बिका पाल कहें, हमारे पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री के लिए कहे, तो बात ये लगेगा कि हमारे नेता, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर ग्लासगो के उस सम्मेलन में जहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस की बात हो रही थी, उसमें बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा था,
अब न धीर रंजन जी हैं न उनके नेता हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर से रिकॉर्ड पे जाएगा कि इकोइंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ यूके पीएम मिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो कहा, मैं उसको कोट करता हूँ, आई कोट, देयर इज वन सन, कि जैसे दुनिया में एक सूरज है, देयर इज वन वर्ल्ड, कि दुनिया में एक विश्व है, एंड देयर इज वन ग्रिड, जैसे एक दुनिया का ग्रिड है, ऐसे देयर इज वन नरेंद्र मोदी, वन मैन हु हैज अचीव्ड एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स फॉर हिज कंट्री। एंड ये बोरिस जॉनसन ने कहा, नॉट फॉर हिज ओनली कंट्री, नॉट ओनली कंट्री बट फॉर द होल वर्ल्ड। ये बात ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने कही। तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कहें, आज तो इनको इस बात को खड़े होकर कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान और चाइना हमेशा अगर हमारे से विरोध में रहता था, तो आज उस पाकिस्तान और चाइना को दुनिया से अलग थलग कर देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज सम्मानित करने का काम किया पूरे देश में, हमारे टीएमसी के भी साथी थे, उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अरे इस इंडिया गेट पे किसकी स्टैचू लगी थी? यहाँ पे लगी थी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम की लगी थी, और 1967 तक लगी थी। तो हिंदुस्तान की जो सबसे स्ट्रेटजिक पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जहां आज़ादी के बाद भी किंग जॉर्ज पंचम की स्टैचू लगी थी, और 67 से वो स्टैचू जब हटाई गई और 2021 तक कोई स्टैचू नहीं थी, अगर उस जगह पे आज हिंदुस्तान में किसी की स्टैचू लगाने का काम किया है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आज मैं कहना चाहता हूँ, एक ट्वीट किया गया कि साहब अमर जवान ज्योति को वहाँ से हटा दिया गया। अमर जवान ज्योति को हटाने का काम किया हमारी सरकार ने। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे, इंदिरा जी ने कहा था कि हम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे। देश के 26,000 जवानों ने, देश के 26,000 सैनिकों ने, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जो देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए उसकी बलवेदी पे अपने जान को निछावर कर दिया, ऐसे वो 26,000 सैनिकों के लिए भारत आज तक कोई उनकी स्मृति में, उनके सम्मान के लिए कोई वॉर मेमोरियल नहीं बना पाया था। अगर नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का काम भी किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज उसी इंडिया गेट के पास जिस तरह से 50 एकड़ में आज नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का काम किया है, उस पर आप देखें कि आज वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति 23 जनवरी को लगाई गई, इसलिए कि उनका जन्मदिन था। तो 23 को लगा के, और अब आगे रिपब्लिक डे जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, अब वो 26 जनवरी से नहीं बल्कि 23 जनवरी से शुरू होगी। ये निश्चित तौर से उस हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद, जिसके लिए आज़ाद हिंद फौज, उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत सी सरकारें आई, आखिर क्यों नहीं किया? अगर नेशनल आर्काइव में चले जाए हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, तो शायद उनको एहसास हो जाएगा कि 1956 में कोलकाता के राजभवन में जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले आए थे, अधीर जी को तो मालूम है कि उस समय प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले जस्टिस चक्रवर्ती थे, राज्यपाल और राजभवन में थे। तो उन्होंने कहा भी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जस्टिस चक्रवर्ती जी ने पूछा, उसको आप जीत गए ब्रिटिश के लोग, इसके बावजूद भी भारत को कैसे आज़ादी मिल गई? तो इस पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्लेमेंट एटले ने, और 3 शब्द केवल कहा कि भारत की आज़ादी कैसे मिली। उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस। जो भारत की आज़ादी के लिए उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर रहे हों, उनके और लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जब भारत की आज़ादी मिली हो और वो कलकत्ता के राजभवन में ये कहते हों कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाते देश को आज़ादी मिली हो, उस सुभाष चंद्र बोस जी को सम्मान करने का काम क्या किया? आज 2021 में आज उनकी स्टैचू को लगाने का काम किया। उनके जन्मदिन पे ठीक होलोग्राम की बात हो रही थी कि होलोग्राम की स्टैचू लगाई गई। अरे होलोग्राम की स्टैचू लगा करके उनकी इतनी बड़ी
जब तक ग्रेनाइट की स्टैचू नहीं तैयार होती है उनके जन्मदिन पे लगाया गया। और आज देश पूरा विश्व अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि कम से कम भारत की उस राजधानी में वहाँ पे स्टैचू लगाने का काम हुआ। और वो अमर जवान ज्योति जो वहाँ थी उसको उस नेशनल वॉर मेमोरियल में ले जा कर के उसके साथ जो वहाँ की ज्योति थी शामिल किया। और वो 26,000 जवानों को जब भी कोई श्रद्धा सुमन होगा और वो अखंड ज्योति हर समय चलती रहेगी और अखंड ज्योति से निश्चित तौर से उस देश के उन शहीदों का सम्मान बढ़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हमारी सरकार ने आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रधानमंत्री ने, आप सब गवाह होंगे इस बात के कि 64,000 करोड़ प्रधानमंत्री मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काशी से लॉन्च किया था पूरे देश के लिए। क्योंकि कोविड की चुनौती में देखा कि उस वैश्विक चुनौती में जिस तरीके से देश जिस तरीके से लोगों को मेडिकल कॉलेज टेस्ट कराना पड़ता था, पैथोलॉजी के लिए गांव के लोग शहर तक पहुंचते हुए मेडिकल कॉलेज या किसी पीजीआई तक शायद वो अपने प्राण को खो देते थे। आज पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जिस तरीके से हमारी सरकार ने किसानों के फोकस की बात की है और किसानों के हितों के लिए जो कदम उठाया, उन्होंने कहा साहब किसान बैठे थे और किसानों की सुन नहीं लिया। अरे इस सदन में मैं भी था सदस्य और मैं गवाह हूं कि इस सदन में जो आज कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, हमने तो किसानों के हित में इस लोकसभा के सदन से बिल पारित हुआ, राज्यसभा से बिल पारित हुआ, 6-6 घंटे सभी दलों के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, अधीर रंजन जी ने भी हिस्सा लिया और उसके बाद वो कृषि कानून पास हुए। इसलिए कि उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हमने लागू करने का काम किया। एमएसपी को 1.5 गुना बनाने का प्रधानमंत्री ने काम किया। और एमएसपी जिस तरीके से सवाल उठाया गया, चाहे एमएसपी पे सवाल उठाया गया हो और चाहे सवाल उठाया गया मंडी समितियों पे, सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। लेकिन इसके बावजूद भी उन किसानों की भावनाओं को देखते हुए ये बड़प्पन था भारत का प्रधानमंत्री को कि उन्होंने वो तीनों कृषि के कानून को बिल को वापस ले लिया। आपके नेता ने क्या किया था? इसी सदन में मनरेगा का बिल पारित हुआ था और आपकी सरकार ने किया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। उस बिल को फाड़ने का काम कौन किया था? जो आज बोलने का काम कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के बिल को फाड़ने का काम किया था। पूरे देश के लोग शर्मसार हुए थे। नहीं, मनरेगा लाए थे, पूरे देश में नहीं था। अच्छा, कौन सा बिल फाड़ा था आपने? कौन सा बिल फाड़ा था आपने? अच्छा चलिए कौन सा हाइब्रिड कौन सा बिल फाड़ा था बता दो। नहीं, अच्छा कौन सा बिल था? अच्छा चलो आप बता दो। आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, जस्ट यू टेल मी व्हाट वाज द बिल, नहीं चलिए कम से कम हमारे पीठ पे जानते। तो आज हमारा, चलिए ठीक है, अब आप बता दिए किस बिल को फाड़ा था, जवाब दे दीजिएगा। और आज हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी आप कहते हैं देश के राज्यों में, आज उत्तर प्रदेश में हमारे जब राजस्थान के साथी बैठे थे तो पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं तो राजस्थान के संपूर्ण कर्ज माफी पे बोल दीजिए। तो एक हमारा तो अभी 15 मिनट भी नहीं हुआ। आई विल हमारे संपूर्ण माफी की बात हुई, संपूर्ण कर्ज माफी होगी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई इसी वायदे पे कि संपूर्ण कर्ज माफी होगी और आज 3 साल हो रहा है, वहाँ के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो वायदा किया था क्या हुआ। और हमने उत्तर प्रदेश में भी वायदा किया था। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 2017 में गए थे, उन्होंने अपना घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का जारी करते हुए कहा था कि जिस दिन अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, हम 1 लाख तक के कर्जे हम 1 महीने के अंदर माफ करेंगे। और आपने देखा होगा कि 2017 में सरकार हमारी बनी, हमने 36,000 करोड़ कर्जा हमने माफ किया 86 लाख किसानों का। आज ये हमारी उपलब्धियां कि जो हमने वायदा किया उन वायदों को पूरा करने का काम किया।
आज पूरी दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम आज भारत में चल रहा है। और आज हमारी डबल इंजन की सरकार केवल देश के 80 करोड़ लोगों को नहीं दे रही, उत्तर प्रदेश में जहां 15 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट केंद्र सरकार से मिल रहा, वहीं उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की भी सरकार से मिल रहा। जहां आज 2017 में आई विल कंक्लूड ओनली जस्ट आई विल टेक 5 मिनट्स विद इन 2 मिनट्स। तो मैं आज कहना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में छोटे छोटे किसानों की कितनी बड़ी चिंता है। आज उन छोटे छोटे किसानों के लिए अगर 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष पेस्टिसाइड्स के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, और वो हम भारत के एक्सचेकर से 1,80,000 करोड़ हमने किसानों के खाते में डाला। और जिसका नतीजा क्या है, अगर हम किसानों को आज हमने सॉइल हेल्थ कार्ड दिया, आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अगर आज हम उनको प्रधानमंत्री कृषि इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसका नतीजा हुआ है कि आज एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 3.9% बढ़ा। जहां लोग कृषि से पलायन कर रहे थे, लोग खेती नहीं कर रहे थे। और एमएसपी की बात जो करते हैं विपक्ष के लोग, मैं कहना चाहता हूं कि एमएसपी केवल जारी नहीं है, आज हमने एमएसपी की खरीद के लिए किसानों के खाते के लिए 2,37,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में देने का काम किया है। और 64 लाख हेक्टेयर हमने अतिरिक्त सिंचाई किया है प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना में और अटल भूजल योजना में। इस तरीके से प्लीज एक आई विल टेक ओनली हार्डली 2 मिनट। चिदम्बरम साहब ने क्या कहा, जब जिस समय एक आया था कि डिजिटल पेमेंट होगा, और डिजिटल पे तो लोगों, चिदम्बरम साहब 9 बार बजट पेश कर चुके थे, उन्होंने कहा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे डिजिटल पेमेंट होगा, ये संभव ही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि आज हमारी सरकार की नीतियों की देन है, प्रधानमंत्री का प्रयास है। जिस दिन सरकार में आए उन्होंने जनधन का खाता खुलवाना शुरू किया, उन्होंने डिजिटल पेमेंट की बात कही लगातार लोगों को, और आज उसका नतीजा है कि आज हम डिजिटल पेमेंट में 8 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से हुआ है, जो पूरी दुनिया में सबसे सर्वाधिक। हम 1 दशक पहले सबसे पीछे थे, आज हम चाइना से 2 गुना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं और अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम ये है। और जिस तरीके से आज मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर ये देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करेंगे। 2014 के पहले क्या स्थिति थी कि सीमा पार से लोग आते थे, चाहे आईएसआई के लोग, आतंकवादी, हमारे देश के सैनिकों का सर काट के लेके चले जाते थे, हम रिटेलिएट नहीं करते थे, पूरे देश का खून खौल जाता था। और अगर पुलवामा में, उरी में कोई बात हुई तो पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, हमने उनकी सीमाओं में घुस करके हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तो आज अगर वो पाकिस्तान अब समझ गया कि अब वो भारत नहीं है, अब वो भारत नहीं है, अब भारत एक हो चुका है, भारत वो मजबूत भारत हो चुका है, आत्मनिर्भर भारत हो चुका है, शक्तिशाली भारत हो चुका है कि अगर चाहे पाकिस्तान हो और चाइना हो, अगर वो हमारी तरफ नजरें उठाएगा तो उसकी नजरों को हम फोड़ देने का काम करेंगे। वो भारत की हमारी सरकार। नहीं, मैं बस आई विल टेक हार्डली ऑन बस। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी स्थिति है उसमें कंक्लूड कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपसे अपने जी प्लीज हमारी सरकार के जो उपलब्धियां और योजनाएं हैं, मैं केवल पैंडेमिक टाइम नहीं, बिल्कुल आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कम से कम आज देश के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, चाहे पटेल हो, प्लीज कम, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर सावरकर हो, आज उन सारे लोगों, या चाहे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, पंचतीर्थ किसने बनाने का काम किया, बड़े बड़े महापुरुषों का था। लेकिन आज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर का अगर पीठ बनाने का काम किया, अगर आज उनकी स्मृति में स्मारक बनाने का काम किया, तो इसी पार्लियामेंट के बराबर में हिंदुस्तान में पहली बार हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने किया। 5 उनके स्थान जुड़े हुए थे, उसको पंचतीर्थ स्थान बनाने का काम किया। जिस तरह से बैकवर्ड कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, आज बांटने की बात करते हैं
ये लोगों को किस तरीके से कह रहे हैं। Yes. सारे राज्यों के साथ फेडरल स्ट्रक्चर में आज चाहे जीएसटी हो, चाहे उसके साथ मिलकर के हमारे कोविड का प्रबंधन हो, चाहे सारी उनमें जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज उनके साथ हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उनको तो रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो हम पे आरोप लगा रहे थे कि हमारे साथ डिसरिस्पेक्ट कर लीजिए। अरे हम बिल्कुल नहीं करते, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको रिजेक्ट करने का काम आपको देश की जनता कर रही है। एक एक राज्य से कांग्रेस मुक्त हो रहा है, कुछ दिन बाद भारत से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। Thank you so much. मैं समर्थन करता हूं।